इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इतिहास से संबंधित प्रश्न जो यूपी पीसीएस, आरओ व लोअर पीसीएस व आईएएस जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आज गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्न जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। गुप्त वंश का शासन 275 से 550 ईस्वी तक। इसकी स्थापना श्रीगुप्त द्वारा। इसके प्रथम शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका समय 319 से 335 ईस्वी। इसने महाधिराजा की उपाधि धारण की। यह गुप्त संवत का प्रवर्तक था, जो 319 ईस्वी है। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेघ यज्ञ किए तथा एक वैदिक यज्ञ भी किए। प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतु बंध ग्रंथ की रचना की। विसेंट स्मिथ अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अन्य नाम देवगुप्त था। इनके अन्य नाम देवराज, देवश्री भी मिलते हैं। आयोग के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण किए। समुद्रगुप्त के नालंदा एवं गया ताम्रपत्र में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई। यही प्रथम गुप्त शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, जिनका समय 335 से 375 ईस्वी है, कि शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसमें समुद्रगुप्त के संधि बृहहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रसंगात्मक वर्णन मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। इसमें कौशल के शासक का नाम महेंद्र प्राप्त होता है। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख मिलता है। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की है। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है, समुद्रगुप्त के राज दरबार का प्रसिद्ध कवि था। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना विशाखा दत्त ने की। देवी चंद्रगुप्तम इससे गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश एवं राज्य थे। राज्य इस प्रकार हैं: धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज औमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, जो दिल्ली में मेहरौली स्थान पर मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम के किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का उपासक था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है। हुणों के आक्रमण से गुप्त राजवंश विचलित हुआ। हुणों का पहला आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें हुण बुरी तरह पराजित हुए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख प्राप्त होता है। इसमें पुष्यमित्र हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। इसी से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना। अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजेता के नाम से जाने जाते हैं। इसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत पर शक सत्ता का उन्मूलन किया। इसने शकों को हराने के बाद शकार उपाधि धारण की तथा इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे गुप्त काल में रुप्यक कहा जाता था। कुमार गुप्त से संबंधित मंदसौर अभिलेख, पतिक से संबंधित
तक्षशिला अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, उदयगिरि गुहा अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित, हिरण अभिलेख ईसा के तीसरी सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। गुप्त गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंगाल के बंदरगाह से संचालित होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में श्रेणी का विशेष महत्व था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों व कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों का अपना एक प्रमुख होता था। राजा श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप राजा का नहीं होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। विशाखादत्त के नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है। राज दरबार की है, जिसमें राज दरबार के दुर्लभ संधियों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत शल्यक्रिया का जनक, इनका समय 600 ईसा पूर्व है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। सौमिल गुप्त गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्रक ये गुप्तकालीन साहित्यकार थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे, जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, यानी चरक और सुश्रुत दोनों कनिष्क के राजवैद्य थे। भास्कराचार्य खगोलज्ञ तथा गणितज्ञ थे। इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। इस समय मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण संभव नहीं था। 5वीं शती ईस्वी में कोण एवं ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। गुप्त काल में गणित क्षेत्र में प्रगति हुई। 7वीं शती में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत ज्ञात था। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की रचना की है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कुशल शासन की प्रशंसा की। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट कवि कालिदास एवं शपड़क थे। रत्न फलित ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के गणितज्ञ थे। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्तकालीन रजत मुद्रा रूपक कहलाता है। गुप्तकालीन सिक्के का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थान राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत के प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त वंश को मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। यानी गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। गुप्त शुंग में भूमि राजस्व दर, यानी गुप्त काल में और शुंग में भूमि राजस्व कर उपज का 6ठा भाग था। गुप्त काल में भूमिकर को उद्रंग या उदरंग तथा भागकर कहा जाता था। अप्रहत गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था।
गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक, भागम तथा उदक भाग कहा जाता था। हिरण्यम और कालीन नगद कर था। ऊपरनिका राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि भूमि पर स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। तो आज यहीं तक गुप्तोत्तर काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।